नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, हम लोग लेके आए राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें। इस राजस्थान की ज्योग्राफी का हम लोगों ने एक स्पेशल सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था और इसके अंदर हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी में सामान्य परिचय यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और कल की जो क्लास की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से पेंजिया और पैंथालासा आते हैं, किस प्रकार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और टेथी सागर आता है और उसके बाद में कैसे इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। सबसे पहले इन भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है और सबसे सर्वमान्य की बात करें, हरिमोहन सक्सेना जी की बात करें, एच.एम. सक्सेना महोदय जी ने राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम अब एक भौतिक प्रदेश की बात करेंगे और आज हम किसकी बात करेंगे, पश्चिमी मरुस्थल। और मेरे भाई, आप चाहे किसी की भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, पटवार की तैयारी कर रहे होंगे, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे होंगे, रीट की, वनपाल, वन रक्षक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RSSI, सभी के लिए पश्चिमी मरुस्थल वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो अपनी कॉपी नोटबुक साथ रखना है, पेन खोल के रखना है, दिल और दिमाग खोल के रखना है और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो करें सेशन की शुरुआत। चलो आ जाओ भाई, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही पढ़ रहे थे हम, पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के ये भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट में देखा था कि इनको 4 भागों में बांटा गया था और ये जो 4 भाग थे इनकी यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने ये 4 भाग जो आए थे इनमें से एक पार्ट तो आ गया था मेरे भाई पश्चिमी मरुस्थल। एक पार्ट तो कौन सा था, पश्चिमी मरुस्थल की बात हो गई थी। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम था अरावली, एक हो गया था अरावली पर्वतमाला की बात हम लोगों ने की थी। उसके बाद में एक हमने पढ़ा था यहाँ से दक्षिण और इस पूर्वी भाग में ये मैदानी प्रदेश आ जाता है और इसे कहा था पूर्वी मैदान। इसे हम लोगों ने क्या कहा, पूर्वी मैदान। और उसके बाद में ये जो पोर्शन आ जाता है इसे कहा था दक्षिणी पूर्वी पठार। और इन दक्षिणी पूर्वी पठार, तो ये 4 भौतिक प्रदेश हमारे सामने थे और अब हमें एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करना है। यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कितना है, यहाँ पर आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो जो तो हेडिंग लगा लेना मेरे भाई। हेडिंग आप लोगों को क्या लगाना है, पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 1 हेडिंग लगा के लिखोगे पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं। हाँ भाई, पहली हेडिंग क्या लग जाएगी, पश्चिमी मरुस्थल। और अब इस पश्चिमी मरुस्थल के साथ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से सबसे पहली चीज जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, पहला पार्ट यहां से पूछा जाता है कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग आता है ये किसका हिस्सा है। पहला तो यहां से पूछा जाता है कि ये भाई किसका हिस्सा है और एक यहां से पूछा जाता है कि ये किसका अवशेष माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये किसका हिस्सा है। इस हिस्से के सापेक्ष हमें 2 बातें पढ़नी है। एक तो हमें बात करनी है विश्व के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष की विश्व के अंदर विश्व की बात करें, विश्व में किसका हिस्सा है। और एक हम बात करेंगे भारत के सापेक्ष की भारत में किसका हिस्सा आ जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, हेडिंग लगाओगे हिस्सा। पहले हेडिंग क्या लग जाएगा, हिस्से की बात करेंगे और हिस्से में लिखोगे विश्व। किसमें हिस्सा पूछा जाएगा, विश्व के अंदर। अब देखो ये आपको एक विश्व का मैप दिखाई दे रहा होगा और इस विश्व के मैप के अंदर कुछ पोर्शन आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा। और वो क्या, इधर तो ये तो आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये तो कौन सा महाद्वीप है भाई, अफ्रीका महाद्वीप है। ये तो यहां पर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाती है। और इधर पोर्शन आ जाता है एशिया महाद्वीप का। ये पार्ट यहां पर आ गया एशिया महाद्वीप। इधर तो है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की बात की जाती है और इधर आ जाता है एशिया कॉन्टिनेंटल। हाँ भाई कुमाऊं जी, पूरा करवाऊंगा, चिंता मत करो।
सर मरुस्थल को परिभाषित किसने किया था? बेटा जब अकाल की हम बात करेंगे, मरुस्थली की बात करेंगे ना, उसकी बात करेंगे, अभी भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, मरुस्थलीकरण की बात करेंगे, आ जाएंगे भाई रियो डी जेनेरिया के अंदर पहली बार मरुस्थल की परिभाषा आती है, वो भी चर्चा करेंगे, क्या होता है मरुस्थल वो भी हम चर्चा करेंगे। मान सिंह जी बेटा मरुस्थल जो तुम समझ रहे हो ना, रेत के टीले, सिर्फ रेत के टीले ही मरुस्थल नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपके दिल और दिमाग को खोलने वाली आएंगी। देखो तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप है और ये आ जाता है अपना एशिया महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहां पर एक मरुस्थल आता है जिसका नाम है सहारा का मरुस्थल। इधर तो अफ्रीका महाद्वीप में तो मरुस्थल कौन सा आता है? सहारा। इधर हम आ जाता है, ये आ जाता है सऊदी अरब का क्षेत्र आ जाता है, ये दुबई सऊदी अरब, ये कहें कि अरब का क्षेत्र आ जाता है और यहां पर मरुस्थल आता है भाई अरब मरुस्थल। यहां पर जो मरुस्थल है उसे क्या बोला जाता है? अरब मरुस्थल। और इधर भारत और पाकिस्तान के अंदर एक मरुस्थल आ जाता है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। और देखो ये जो पूरे मरुस्थल हैं ये सब के सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब के सब क्या है मेरे भाई? एक साथ जुड़े। इसका मतलब ये जो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थल वाला पार्ट है, चलो ब्लैक से लिखूं भाई, एक बार पैनल दिखा देना इनको। ये जो पूरे विश्व के अंदर जो मरुस्थल वाला पार्ट आता है, यहां पर अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल, अरब के अंदर अरब का मरुस्थल और भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल, सबका सब एक पार्ट है और इसे कहा जाता है ग्रेट पोली आर्कटिक। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट पोली आर्कटिक कहा जाता है। तो पहली चीज तो यही होगी, यदि पूछा जाए किसका हिस्सा है तो अपना पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा है भाई? ग्रेट पोली आर्कटिक का। सर कैसे? क्योंकि जब हमने भारत की बात की थी, जब हमने बात की थी भारत की, तो भारत में राजस्थान किसका हिस्सा था? थार के मरुस्थल का। और थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल, ये अरब का मरुस्थल और ये सहारा का मरुस्थल, ये पूरा का पूरा एक साथ आता है और इस सम्मिलित भूभाग को क्या कहा जाता है? ग्रेट पोली आर्कटिक। तो पहली बात, राजस्थान किसका हिस्सा हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा ग्रेट पोली आर्कटिक। या तो आपके एग्जाम में प्रश्न ये होगा, या दूसरी बात यहां से होगा ग्रेट पोली आर्कटिक नहीं होगा तो यहां से ये भी लिखा हुआ आ सकता है, या हो सकता है सहारा मरुस्थल। किसका नाम हो सकता है? सर सहारा मरुस्थल। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जितना ये थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है और ये सहारा का मरुस्थल है, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। और जो भाग छोटे होते हैं वो बड़े का हिस्सा माने जाते हैं। तो या तो हम कहेंगे क्या भाई, हम तो या बोलेंगे तो सहारा के मरुस्थल का हिस्सा है या ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। और दोनों ऑप्शन में हो तो आपको क्या करके आना? ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा माना जाता है। एक बात तो यहां से आपको ध्यान में रखना, तो हो गई बात किसकी? कि ये हिस्सा विश्व के सापेक्ष किसका हिस्सा है? ग्रेट पोली आर्कटिक का। चलो उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार भी लिया होगा। चलो जी, हाँ जी आगे बढ़े। उसके बाद यहां से क्या जाता है मेरे भाई? उसके बाद अगली हम बात करें कि सर ये भारत में किसका हिस्सा है? अगला आ जाता है भारत में हिस्से की बात करें। और भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है आप लोगों को। ये भारत में हिस्से की बात करें, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप देखोगे तो यहां से कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहां पर आ जाओ, मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखाई दे जाएंगी। ये अपना मैप यहां पर, और हम किसकी बात करें? भारत में हिस्से की। यहां पर ये जो मैं नक्शा बना रहा हूं, ये नक्शे की बात करें, ये जो मैप है मेरे भाई, ये मैप किसका आता है? भारत का मैप है। ये मैप किसका है? भारत का मैप है। एक तो यहां पे देखो मैं इसको आउटलाइन कर रहा हूं ताकि बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। ये तो हो जाएगा भारत का मैप। और उसके बाद में इधर भारत के इधर ये एक देश आता है और इस देश का नाम आता है पाकिस्तान। इस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। याद रखना भारत और पाकिस्तान का, इन दोनों के अंदर ये जो मरुस्थल वाला पार्ट आता है, इस मरुस्थल वाले पार्ट को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है थार का मरुस्थल। इसे सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं भाई? थार का मरुस्थल कहा जाता है। अब देश का पार्टीशन हो गया, पहले एक ही था। ही क्या था? थार का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही तो था और इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था थार का मरुस्थल। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ,
दो पार्ट बन गए, और दो पार्ट बनने के बाद इधर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है, ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है, इस पाकिस्तान के अंदर जो मरुस्थल आता है, यहां पर जो मरुस्थल आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है चेलिस्तान। पाकिस्तान वाले मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? चेलिस्तान के नाम से जानते हैं। और अपने भारत के अंदर ये जो हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा आता है पूरा का पूरा, जिसको मैंने प्लस प्लस कर दिया, ये मरुस्थलीय पार्ट है, इसको हम लोग आज भी क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। दो पार्टों में बट गया, दो पार्टों में बढ़ने के बाद एक पाकिस्तान एक भारत में हो गया। भारत वालों को आज भी हम लोग क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान वालों को अब क्या कहा जाता है? चेलिस्तान। तो भारत वाला किसका हिस्सा हो गया? तो सर आपका जवाब ये बेटा यहां से क्या हो जाएगा कि ये भारत में किसका हिस्सा हो गया? थार मरुस्थल का हिस्सा है। किसका हिस्सा हो गया? थार मरुस्थल का। पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थल भारत में किसका हिस्सा? थार मरुस्थल का। यहां से एक चीज और याद रखना भाई, वो क्या? वो भाई, हाँ भाई, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो जी, थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ? भाई भारत और पाकिस्तान में था। अब पाकिस्तान वालों को क्या कहते हैं? चेलिस्तान। अब थार का मरुस्थल कहां पर है? तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? भारत के अंदर आ जाता है। अगला, ये जो थार का मरुस्थल की बात आती है, इसके विस्तार के एक बार यहीं से पूछा जाता है कि भाई इसके विस्तार के राज्य कितने हैं? कि थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर है तो कितने और राज्यों में है? तो यहां पर जो राज्य आता है, एक राज्य का नाम आ जाता है पंजाब। इस पंजाब के बाद यहां पर राज्य आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर इस थार के मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा आ जाता है। क्या? लगभग 60% हिस्सा यहां पर आ जाता है। उसके बाद में एक राज्य आ जाता है भाई गुजरात, और एक राज्य कौन सा आ जाता है? हरियाणा। तो याद रखना थार के मरुस्थल का विस्तार देश के 4 राज्यों के अंदर है। पंजाब के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर है, और हरियाणा के अंदर है। और इनमें से, हाँ भाई एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है अमित मीना जी, एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से इस थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितना आता? 60%। ये भी एग्जाम में पूछा जाता कि थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अंदर कितना है? तो मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? सर 60% है। मेरे भाई राजस्थान के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जगह राजस्थान की ज्योग्राफी आती है। तो ये तो आपको उतार लेना है कि भारत में किसका हिस्सा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? थार के मरुस्थल का। पाकिस्तान वाले मरुस्थल को क्या कहा जाता? चेलिस्तान। और थार के मरुस्थल का विस्तार देश के कितने राज्यों में है, यह आपको पता होना चाहिए। और थार के मरुस्थल का क्या? थार के मरुस्थल का राजस्थान में हिस्सा कितना आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए भाई। चलो हो गई बात इतनी सी। चलो आगे चले। अब अगला पार्ट यहां से आता है, और वो पार्ट क्या आता है कि ये हो गया अपना राजस्थान। ये क्या हो गया? अपना राजस्थान। और इस राजस्थान की अब हम चर्चा करें। सर यहां पर पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाती है। सर ये पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट कितना है? ये इसका बात करें, ये कितना पार्ट है? इसका क्षेत्रफल कितना है? यहां पर मिट्टी कितनी है, कैसी है, यहां पर जिले कौन कौन से आते हैं, इन सब की हम लोग बात करें। हाँ, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है भाई? बताता हूं, उसकी भी बात करते हैं। चलो जी देखो, ये अपना अब हम हेडिंग आपको क्या हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे। सबसे पहले, इसके पहले एक चीज और पढ़ लो। इससे पहले क्या पढ़ना है? एक आ जाता कि पश्चिमी मरुस्थल जो है ये किसका अवशेष माना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल जो है ये किसका अवशेष माना जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। सर किसका अवशेष माना जाता है? तो मेरे भाई ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष? हिस्सा तो किसका हो गया? हाँ, विश्व और भारत में। अब ये पश्चिमी मरुस्थल जो है ये किसका हिस्सा माना जाता है, किसका अवशेष माना जाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं? सर ये टेथिस सागर का अवशेष है। अरे टेथिस सागर का अवशेष है, मैं कैसे मान लूं? तो सर इसके सापेक्ष बहुत सारे प्रमाण आते हैं, और ये प्रमाण ये बात साबित करते हैं क्या? ये साबित करते हैं क्या कि पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष आता है। जैसे नंबर 1 हम बात करें यहां से, इस पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, ये इस बात को साबित करते हैं कि ये पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष था। एक बात तो ये। दूसरा, ये भी कहा जाता है इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर क्या पाया जाता है भाई? यहां पर कोयले की प्राप्ति, यहां पर कोयले का पाया जाना, कोयले का पाया जाना, ये इस बात को साबित करता है कि पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष था। सर कैसे? यदि हम बात करें कैसे सर, उसकी बात यहां से ये आती है क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये जो टेथिस सागर है,
यदि हम बात करें किसकी, ये जो टेथी सागर था, इसमें नदियों के द्वारा यहां पर अपने मार्ग में जो वनस्पति आई थी उसको जमाव किया था, अपने साथ जो पशु संपदा आए थे उसको यहां पे जमा कर दिया था, मिट्टी आई थी वो सब यहां पे जमा कर दिया था। तो नदियों के साथ जो वनस्पति आई थी वो धीरे धीरे नीचे जमती चलेगी और कालांतर में धीरे धीरे उस वनस्पति से क्या बन गए, कोयला बन गए। तो कोयला जो है इस बात का प्रमाण है। एक हम बात करें तो यहां पर पाया जाने वाला जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना, पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना की बात करें, ये पाया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक बात यहां से क्या आ जाती है मेरे भाई, एक यहां से आ जाती है यहां पर समुद्री वनस्पति का मिलना, यहां पर समुद्री वनस्पति का मिलना, समुद्री वनस्पति का मिलना। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसके अंदर एक स्थान आता है आकल गांव, और ये आकल गांव जो है ये जैसलमेर के अंदर है। और इस आकल गांव की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिला है भाई, याद रखना, यहाँ पर हमें समुद्री वनस्पति मिली है। अब समुद्री वनस्पति मिली इसका मतलब पहले हो सकता है यहाँ पर क्या रही हो, समुद्र रहा हो, और उस समुद्र को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग क्या कहते थे, टेथी सागर। तो पश्चिमी मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है। इस बात के प्रमाण के लिए हम बात करें तो एक तो आ जाता है खारे पानी की झीलें, एक आ जाता है कोयले का पाया जाना, एक आ जाता है पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना, और एक आ जाता है समुद्री वनस्पति का यहां पर मिलना। क्या, समुद्री वनस्पति का यहां पर मिलना। आ जाओ, ये तो बात हो गई यहां से। अब चले मेरे भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये आ जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थल, और इस पश्चिमी मरुस्थल की अब हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है जो आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है भाई। अच्छे से नोट्स बना लेना। सर पहली चीज देखो, यदि पहली चीज आ जाए कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसके विस्तार की बात करें, किसकी बात करें, ये जो पश्चिमी मरुस्थल आता है इसका विस्तार के जिले कितने हैं, विस्तार की बात करें या विस्तार के जिले की कितने जिलों के अंदर इसका प्रसार है, तो इसके विस्तार के जिले कितने हो जाएंगे, 12। पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार के जिले कितने आ जाते हैं मेरे भाई, 12 की बात यहां पर की जाती है। सर कौन कौन से हैं, देखो यहां पर इस झुंझुनू से होता हुआ, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, और उसके बाद यहां से इस प्रकार से ऐसे जालोर से होता हुआ ये जो पोर्शन है इसके पश्चिम का जो भाग आता है, इस पश्चिमी भाग की बात करें, इस पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, पश्चिमी मरुस्थल कहा जाता है। और इसके अंदर जिलों की बात करें तो यहां पर देखो एक जिला तो आ जाता है गंगानगर, एक जिला तो कौन सा हो गया भाई यहां पर गंगानगर। उसके बाद में एक जिला हो गया यहां पर बीकानेर, उसके बाद में एक जिला यहां पर हो गया जैसलमेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। उसके बाद में एक जिला आ जाता है बाड़मेर, एक जिला यहां पर आ गया जालोर। उसके बाद में देखो हनुमानगढ़, एक यहां पर आ जाता है हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें। एक यहां पर आ जाता है चूरू की बात करें, एक है झुंझुनू की बात की जाए, एक यहां पर आ जाता सीकर की बात की जाए, एक यहां पर आ जाएगा नागौर, एक हो जाएगा जोधपुर, और एक हो जाएगा मेरे भाई पाली। तो ये 12 जिले आते हैं जहां पर इस पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कितने जिले हैं मेरे भाई, 12 जिले आते हैं जहां पर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 12 जिले कौन कौन से हैं, तो ये जो लाइन गुजरती है झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर की पूर्वी सीमा से होकर के गुजरती है, इसके पश्चिम वाले 12 जिले यहां पर आते हैं। हाँ, जैसलमेर के कुलधरा से भी मिले हैं भाई मानसिंह, लेकिन बेटा उसका उल्लेख हम लोग अलग जगह पढ़ेंगे भाई। चलो जी, तो ये आपके 12 जिले यहां पर आ जाता है। पानाराम बेटा एक बार पढ़ ले, उसके बाद बता दूंगा पूरी कहानी, चिंता मत कर, बता दूंगा। यहां पर आ जा, तो ये 12 जिले यहां पर आ जाते हैं। अगला पार्ट, अगला हम बात करें, अगला पार्ट क्या आता है, अगला यहां से इसके बारे में पूछा जाता है, सर इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है,
इसका क्षेत्रफल। और पक्की बात है इस क्षेत्रफल के पोर्शन में 100% हम लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। क्या कहीं ना कहीं हम लोग परेशान होते हैं? सर वो क्या परेशानी होती है? क्योंकि कई लोगों को हम लोग कई जगह कुछ इसका अलग अलग पढ़ते हैं। इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना आता है? तो 2,09,000। कितना आ जाता है मेरे भाई? लगभग 2,09,000 के आसपास, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर की बात की जाती है। वर्ग किलोमीटर लगभग 2,09,000 के आसपास। कई जगह आपको 2,09,500 की भी बात कर जाएगी, कई जगह 400 भी मिल जाएगा, 2,09,400 भी मिल जाएगा, कई जगह आपको 300 मिल जाएगा। लगभग आपको क्या ध्यान में रखना है? लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? इस पश्चिमी मरुस्थल का। वो पश्चिमी मरुस्थल जिसका विस्तार इन 12 जिलों के अंदर है, इसकी बात की जाती है। और इसी क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो याद रखना इसका राजस्थान में हिस्सा कितना आता है। तो राजस्थान में हिस्से की बात करें तो याद रखना ये हिस्सा आ जाता है 61.11%। कितना आता है मेरे भाई? 61.11%। पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 2,09,000 है। और यह पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग है। लेकिन अगली चीज अच्छे से कान आंख खोल के सुनना है। वो क्या मेरे भाई? वो यहां से बन जाता है क्या कि यहां पर इसी क्षेत्रफल में पूछा जाए, इसी क्षेत्रफल में पूछा जाए कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। किसका? मरुस्थल का विस्तार कितना है। तो दो बातें यहां पर, एक तो पश्चिमी मरुस्थल और एक मरुस्थल। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसकी पूरे की बात की गई। क्या इस पूरे भूभाग में मरुस्थल है क्या? अरे नहीं हो सकता सर, कहीं पर तो मैदानी भाग भी तो होगा। जैसे हम गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें, यहां पर आपको पता होगा यहां पर मेरे भाई क्या आ जाता है, यहां पर तो नहरी क्षेत्र है, यहां तो मरुस्थल है ही नहीं। यदि हम बात करें इसी पश्चिमी मरुस्थल के अंदर तो आपको पता होगा जालोर के अंदर हम बात करें तो यहां पर मेरे भाई पहाड़ियां आ जाती हैं। बाड़मेर की बात करें यहां पर पहाड़ियां आ जाती हैं। जैसलमेर की बात करें इसके अंदर पहाड़ियां हैं। अरे जोधपुर की बात करें इसके अंदर भी पहाड़ियां हैं। देखो हो गए ना कंफ्यूज, हो गए बेटा कंफ्यूज। मीना गुप्ता हो गई बेटा कंफ्यूज। क्या बताया था? थार के मरुस्थल का 60% हिस्सा है। थार के मरुस्थल का राजस्थान में मरुस्थल कितना है? 60%। मैंने यह थोड़ी बताया था कि पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा राजस्थान में। कंफ्यूज मत हो बेटा, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाओगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब इसके अंदर यहां पर पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,09,000 है। इस 2,09,000 में से मरुस्थल का विस्तार कितना है? तो आपका जवाब होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो जवाब कितना होगा? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 52% है। और कई बार हम लोग यहां से बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। सुनो बात को दोबारा से, करो गौर को दुनिया वालों। क्या पढ़ा कि भाई इस भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल का विस्तार है। इस थार के मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में चला गया उसको चेलिस्तान, अब जो भाग भारत में रहा उसको क्या बोले? थार का मरुस्थल। ये जो भारत का थार का मरुस्थल है इसका 60% राजस्थान में। भारत के थार मरुस्थल का 60% राजस्थान में। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में आए तो अपने राजस्थान में पश्चिमी जो राजस्थान है या पश्चिमी जो मरुस्थल है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग है। लेकिन इस 11.61% भाग की बात करें, इसके अंदर मेरे भाई सभी जगह मरुस्थल नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़ लेते सर पश्चिमी मरुस्थल, मेरे भाई इसके अंदर सभी जगह कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या हम बात करें जोधपुर के अंदर पहाड़ियां नहीं है? क्या जालोर बाड़मेर के अंदर पहाड़ियां नहीं है? क्या झुंझुनू सीकर में पहाड़ियां नहीं है? यहां पर पहाड़ियां हैं। तो इस पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थल तो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर, और इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। ये आपको ध्यान में रखना है और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो यदि पूछा जाए पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार तो आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर बोलोगे। राजस्थान का 61%। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितना है, राजस्थान में मरुस्थल कितना है, तो जवाब क्या होगा? सर 52% भाग पर है। कितने परसेंट भाग पर है? सर 52% भाग पर है।
चलो जी, तो इसका उतार लेना भाई, यहां से कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहे हैं। हो गई बात यहां से। अब चलें आगे भाई, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो आगे बढ़े और आगे चलें। अगला एक छोटा सा राजस्थान का एक मैप बना लेता हूं ताकि समझ में आना लग जाएगा, और आप भी कोशिश करना इस प्रकार से एक राजस्थान का छोटा सा मैप बनाना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये मैप बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे अब यहां से हम किसकी बात करें, इसी पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार एवं ढाल की बात करें। किसकी? विस्तार एवं ढाल की, कि पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और इसका ढाल किधर से किधर आ जाता है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे भाई? एक वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट्स बॉक्स होंगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सर रेड क्लिप रेखा कृत्रिम है या प्राकृतिक? बेटा मान सिंह पहले कहा था, क्लास नील, इसका मतलब कैसी है? प्राकृतिक थोड़ा ना है बेटा, कृत्रिम है। चलो जी आगे देखो। अब इसमें से ये अपन ने बांट दिया कि ये तो हो गया अपना क्या, पश्चिमी मरुस्थल। इस पश्चिमी मरुस्थल की उत्तर पूर्व से, ये दिशा तो है आपके उत्तर, और ये दिशा है पूर्व, ये दिशा है पश्चिम, और हम बात करें ये दिशा आ जाती है दक्षिण। तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें, ये विस्तार हो गया इसकी लेंथ। तो इस पश्चिमी मरुस्थल की विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कितना है मेरे भाई? तो लगभग 640 किलोमीटर आ जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। उसके बाद यदि हम बात करें, यहां पर ये हो जाएगी इसकी विड्थ, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और इस पश्चिमी मरुस्थल की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आ जाती है लगभग कितने किलोमीटर भाई? 300 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई आ जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार की बात करें, लंबाई तो है 640 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाती है मेरे भाई? तो याद रखना लगभग 300 किलोमीटर की बात यहां पर हो जाती है। एक तो ये सर इसका ढाल किधर से किधर है, ये भी ध्यान में रखना। इसके ढाल की बात की जाए तो मेरे भाई इसका ढाल जो है ये इस प्रकार से है, ये है ढाल, ये है ढाल। और ढाल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से, किधर? उत्तर पूर्व से लेकर के, उत्तर पूर्व से, और किधर है? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल पाया जाता है। तो याद रखना लंबाई होगी 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल यहां पर आ जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हो गई, चलो यहां से। अब देखो भाई, कोई बात नहीं, मैप टेढ़ा मेढ़ा हो गया बेटा, कोई नहीं। मनीष बिश्नोई, कोई बात नहीं बेटा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो मैप यहां से आ जाएगा। अगली चीज देखो, अगला हम बात करें, यही अपना छोटा सा मैप बनाएंगे बार बार। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे को देख देख के बार बार मैप बनाओ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और लगभग मैप आने लग जाएगा। ये हो गया क्या? पश्चिमी मरुस्थल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी मरुस्थल। हाँ, लगभग अराउंड लूणी नदी के समानांतर इसका ढाल आ जाता है। अब यहां पर सबसे पहले बात करें कि इस पश्चिमी मरुस्थल की जनसंख्या कितनी है। आता कि नहीं आता? इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है? राजस्थान के कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा आ जाता है। यहां पर क्षेत्रफल पूछा जाता है कि बताओ क्षेत्रफल कितना है, तो यह भी आपको पता है 61.11% है, और जनसंख्या कितनी है? लगभग 40% है। अगली चीज याद रखना, यह जो पश्चिमी मरुस्थल है यहां पर विश्व में सर्वाधिक, ये क्या है भाई? विश्व में सर्वाधिक, इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, जैव विविधता वाला मरुस्थल। थोड़ी देर पहले एक बच्चा पूछ रहा था कि सर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा आता है? तो विश्व में सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला, जैव विविधता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर जीवों की प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। और विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल अपना थार का मरुस्थल है। यह हम कहें कि पश्चिमी मरुस्थल है।
हाँ भाई, राजस्थान की बात करें, चलो एक बच्चा कह रहा है सर रेड क्लिफ रेखा प्राकृतिक है, करते नहीं बेटा, राजस्थान में कहाँ से प्राकृतिक आ गई, बता दे राजस्थान में कहाँ से प्राकृतिक है, पंजाब में कहाँ से प्राकृतिक है, और गुजरात में कहाँ से प्राकृतिक। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियाँ जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो 100% प्राकृतिक है। हाँ, जम्मू कश्मीर में कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा भाई, लेकिन भाई रेड क्लिफ रेखा 100% प्राकृतिक नहीं है। मानसिंह बेटा चलो आ जाओ, कुछ तो अपना भी दिमाग लगाया करो, थोड़ा थोड़ा मानसिंह बेटा चलाया करो, राजस्थान में है क्या कहीं ना कहीं। देखो अगला, ये जो है पश्चिमी मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, इसलिए इसका एक नाम आता है। और इस पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहा जाता है, अरे इसे रुक्ष प्रदेश भी कहते हैं। और ये रुक्ष प्रदेश किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने। किसने कह दिया, अरे डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने कहा कि ये पश्चिमी मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला पार्ट आ जाता है, और इसलिए हम बात करें, इसलिए इसको क्या कहा, अरे ये तो रुक्ष प्रदेश है। क्या है ये, रुक्ष प्रदेश आ जाता है। अगली चीज याद रखना, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। सर ऐसे कैसे, तो भाई राजस्थान के मरुस्थल की बात करें, जब आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे जनसंख्या की आबादी बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आप यदि सहारा मरुस्थल में जाओगे, कालाहारी मरुस्थल में जाओगे, अरब के मरुस्थल में जाओगे, गोबी के मरुस्थल में जाओगे, वहां पर आपको जनसंख्या नहीं दिखाई देती। वहां पे जो जीव जंतु हैं बस वही संख्या दिखाई देती, उनकी भी मात्रा थोड़ी सी होती है। क्या, उनकी भी मात्रा थोड़ी सी होती है। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आप चाहे बाड़मेर में चले जाओ, जैसलमेर में चले जाओ, जोधपुर में चले जाओ, अरे नागौर में चले जाओ, चूरू में चले जाओ, पाली में चले जाओ, वहां पे जनसंख्या की बात करें तो वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा। तो विश्व की बात करें, क्या विश्व की बात करें, इस विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सर पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है। अगली बात करें, चलें आगे। उसके बाद अगला पार्ट यहां से आता है कि सर इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मेरे भाई यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है उसे हम लोग कह सकते हैं रेतीली मिट्टी। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, इसे हम लोग बालू मिट्टी भी कह सकते हैं। क्या, बालू मिट्टी भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। कई नाम आ जाते हैं, रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, बालू मिट्टी कह सकते हैं, इसे हम लोग बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या, इसे हम लोग एरिडोसोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, एरिडोसोल। इसे एरिडोसोल की बात करें, एरिडोसोल भी कहा जा सकता है, एरिडोसोल की बात करें, एरिडोसोल भी कह सकते हैं। सर इसकी विशेषता क्या खास है, अरे इसकी विशेषता इतनी खास है कि एग्जाम में प्रश्न लेके जाती है, किसी ना किसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है देखना भाई, यदि हम बात करें सर क्या क्या प्रश्न आते हैं, एरिडोसोल हो जाएगी, एंटीसोल हो जाएगी, सब यहीं पर है। एंटीसोल की बात करें, एरिडोसोल और एंटीसोल। देखो ये जो रेतीली मिट्टी होती है इसकी जल ग्रहण क्षमता की बात करें, चलो ये बता दो भाई, जल ग्रहण क्षमता, आपसे मेरा दिल खुश हो जाएगा यदि आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया तो। क्या इसका जवाब दे दिया तो, हाँ नुकुल गुप्ता कह रहे सर मरुस्थल 58%। बेटा मरुस्थल का विस्तार 58%, ये कुछ रिपोर्ट कहती है, अभी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है 52% है। जब रिपोर्ट आएंगी मरुस्थल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा इसी के अंदर एट द एंड में, तब बता दूंगा कि हाँ ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने कहा कि मरुस्थल का विस्तार 17 राज्यों 17 जिलों के अंदर हो गया, 58% में हो गया। लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसको जितना पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान में रखो। चलो जी, अब बताओ पश्चिमी जो यहां पर जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता कैसी होती है? क्या इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है या इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होती है? भाई तो याद रखना इसकी जल ग्रहण क्षमता सर सबसे कम होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अरे सबसे ज्यादा होती है, कितना ही पानी डाल दो ये तो सौंख लेती है। नहीं मेरे भाई, ये पानी सबसे ज्यादा नहीं सौंखती। यदि यही सौंखती पानी तो इसमें नमी लंबे समय तक रहती। लेकिन इस बलुई मिट्टी की बात करें, चाहे रात को कितनी भी तगड़ी बारिश हो जाए, सुबह जब देखते ना तो मिट्टी सूख जाती है। यदि बारिश होती और मिट्टी पानी सौंखती तो पानी उसके अंदर लंबे समय तक टिकता। लेकिन भाई इसकी जल ग्रहण क्षमता की बात करें, ये कम होती है। जो बारिश का पानी आया है उस पानी को उस मिट्टी ने सोखा ही नहीं, पानी तो कहां चला गया, अरे नीचे चला गया। कैसे सर? देखो अब समझना बात को, आगे चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उतार लिया होगा, उतार भी लिया होगा, या आगे चलता हूं इसका स्क्रीनशॉट भाई। हाँ जी
आगे देखो अगला क्या कहा, तो मैं समझाऊं यहां से। ये तो आ जाता है अपना धरातल, ये तो क्या है अपना धरातल, और इस धरातल के ऊपर ये पाई जाती है मेरे भाई मिट्टी। यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, और ये मिट्टी कैसी है तो याद रखना ये रेतीली मिट्टी है। कैसी मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी यहां पर आ जाती है। और अब यहां पर क्या होगी, बारिश कर दे बारिश, वेरी गुड। हाँ जी, अब यहां पर जब बारिश होती है तो यहां पर ये जो रेतीली मिट्टी है, इस मिट्टी के द्वारा इसका जल का अवशोषण नहीं किया जाता, जल का ग्रहण नहीं किया जाता, और ये जो पानी है ये सीधा धरातल के अंदर जाता है। अब इस राजस्थान की एक खासियत और याद रखना, ये तो धरातल थी, लेकिन इस राजस्थान का जो भूगर्भिक भाग आता है, किसकी बात करें, इस भूगर्भिक भाग की बात करें। इस भूगर्भिक भाग में यहां पर मेरे भाई एक तो चूना पत्थर पाया जाता है। क्या, चूना पत्थर। और राजस्थान में सभी स्थानों पर पाया जाने वाला एकमात्र खनिज कौन सा है, तो जवाब याद रखना कौन सा आ जाता है, चूना पत्थर। यह भी ध्यान में रखना, इस चूना पत्थर के नीचे यहां पर राजस्थान में एक खनिज और पाया जाता है जिसका नाम आ जाता है जिप्सम। और इस जिप्सम की बात करें तो जैसे नागौर के गांठ मांगलोद की बात की जाती है, अरे बाड़मेर की बात की जाती है, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस क्षेत्र के अंदर जो है यहां पर ये चूना पत्थर और जिप्सम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब प्रभाव क्या पड़ा वो भी सुन लेना। सर जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा होने पर यह मिट्टी के संपर्क में आता है, मिट्टी के द्वारा पानी का अवशोषण नहीं होता और पानी पृथ्वी के सतह के अंदर जाता है। और यहां पर जाने के बाद ये किससे संपर्क में आता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, चूना पत्थर का मतलब, चूना पत्थर का मतलब अपने गांवों की बात कर, जमा देसी भाषा में सुनो, चूनो पत्थर को मतलब है गांव में जो कड़ी हुए उन्हें बोला चूनो पत्थर। कड़ी समझो ना, जो मकान बनाया करता उन्हें अपन के बोला कड़ी। और वो कड़ी की एक खासियत है कि जब अपन उन्हें भिगोया करता, रात में भिगोया करता, दूसरे दिन उन्हें घर बनाने में काम में लिया करता। यदि बात समझ में आ रही हो तो थम्सअप कर देना भाई, भाषा समझ में आ रही हो तो थम्सअप कर दियो, नहीं तो फिर हिंदी बोल लेंगे, कोई बात नहीं है। अब जब हम उमें कड़ी के अंदर शुरू में पानी गाला, ध्यान है, पानी भी गेरा करता उन्हें भिगोण के लिए, तो वह कड़ी पहले पानी अवशोषित सोख लिया करती। इसका मतलब अपने घर के अंदर जो चूना होता था ना, कली लेके आते थे मकान बनाने के लिए, उसमें पहले पानी जो डालते थे, पहले उस पानी का वो क्या करती थी, अवशोषण करती है। और हम लोग बहुत सारा पानी डालते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे भाई क्या, उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह जब देखते थे, क्या दूसरे दिन जब सुबह देखते थे ना, तो देखते थे कि पानी तो आ गया ऊपर और कली बैठ गई नीचे। दूसरे दिन देखा करता ना, और पानी तो ऊपर हो तो एकदम जमा साफ पानी हो तो, और आप भी खेलता हो के साथ एकदम ऐसा साफ पानी हो तो कि हाँ एकदम एकदम साफ, चाहे चेहरों देख लो आर पार दिखा करते हो। और आप बाठा मारा करते रहो, बाठो एकदम कड़ी में जाके बैठ जाया करते हो, और यहाँ जी सो राजी हो जाया करते हो, मन सो खुश हो जाया करते हो। ओ तो कौन हो तो, हाँ ओ तो भाई वही जो कड़ी है वही चूना पत्थर है। अब ये जो बारिश का पानी था इस चूना पत्थर से आके टकराता है, और चूना पत्थर की खासियत है कि पहले पानी का अवशोषण करेगी, तो पहले तो पानी को पीता है, पी लेगा भाई, पी लेगा, चूना पत्थर खूब सारा पानी पिएगा। लेकिन यहां पर बारिश और भी लगातार होती रही, यदि बारिश है ना और भी लगातार रहे तो इस चूना पत्थर की तो एक सीमा तक ही लिमिट है पानी पीने की। उसके बाद में ये पानी वापस छोड़ता है, और जब वापस पानी छोड़ता है ना, तो यहां से मेरे भाई पानी छोड़ेगा तो पानी नीचे आएगा, और नीचे यहां पर क्या है, जिप्सम। ये जिप्सम कहता है ओए जा कहां रहा है, नहीं जाने दूंगा, क्या जा कहां रहा है, नहीं जाने दूंगा नीचे। और जिप्सम पानी को नीचे नहीं जाने देता है, बोले भग कहां जा रहा है, नहीं जाने दूंगा नीचे। अब मेरे भाई ये नीचे नहीं जाने देगा तो धीरे धीरे ये स्थान तो भर जाएगा, बारिश होती जा रही है और ये पूरा स्थान भर जाएगा, और धीरे धीरे बारिश और होती गई, उसके बाद ये धरातल पे आ जाएगा पानी, और धीरे धीरे यहां पर भी पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बाढ़ कहा जाता है। और यही बाढ़, ऐसी ही बाढ़ कब आई थी, 2006, कहां पर, अरे कवास बाड़मेर के अंदर आई थी। तो इसी का मिट्टी के साथ भी संबंध आता है, ये भी ध्यान में रखना। मिट्टी कैसी, यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसकी जल घन क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से पानी नीचे चला जाता है। नीचे अंदर आंतरिक भाग में मुख्य रूप से किसका नाम आता है, जिप्सम। जिप्सम नहीं होता तो पानी नीचे चला जाता, लेकिन जिप्सम है जिसकी वजह से पानी स्टोरेज हो गया और यहां पर बाढ़ आ जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, कांस्टेबल में, RS RSI में, कि 2006 में बाढ़ कहां पर आई, कवास के अंदर आई। यह भी पूछा गया क्यों आई,
तो कारण क्या था? जिप्सम की मात्रा का होना। क्लियर हो गया? अब एक बात और सुन लेना, यही 2006, यहीं से प्रश्न बना देता हूं, लिख लेना कॉपी के अंदर। और वो क्या मेरे भाई, वो आ जाता है यहां से क्या कि राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन की बात करें, इस जलवायु परिवर्तन का जो आधार वर्ष माना जाता है, आधार वर्ष वो किसको माना जाता है? इसी वर्ष 2006 को माना जाता है। सर क्यों माना जाता है? तो 2006 से पहले की बात करें, इस राजस्थान के अंदर सामान्यतः जलवायु की सामान्य परिस्थितियां थी। पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती थी, पूर्वी राजस्थान में बारिश ज्यादा होती थी। लेकिन 2006 के बाद परिस्थितियां बदलनी प्रारंभ होती हैं, पूर्वी भाग के अंदर बारिश कम होना प्रारंभ होती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश होना प्रारंभ होती है और वहां पर बाढ़ आना प्रारंभ हो जाती हैं। ये सब इसके साथ जुड़ जाती हैं। क्या? ये सब इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो क्लियर होगी बात? यहां से आ जाओ। तो मिट्टी की बात करें, इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या होती है भाई? कम होती है। अगला ये भी ध्यान में रखना, ये जो रेतीली बालू मिट्टी है, इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें, सर इसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है? तो मेरे भाई इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। और इसके कम होने का कारण ये है क्योंकि इसमें एक तो क्या पाया जाता है भाई? नाइट्रोजन का अभाव। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। जब नाइट्रोजन नहीं होगा तो उत्पादन क्षमता नहीं होती। इसी के अंदर जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, हुमस का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो काली यहां पर रेतीली मिट्टी है जिसकी जल ग्रहण क्षमता कम और उत्पादन क्षमता भी कम होती है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट और उतार भी लिया होगा। हाँ, सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता काले मिट्टी की होती है बेटा भाई। रेखती हुई मृदा को अपर्दन को कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। सर जी आरएस प्री में आया था हंसराज मीना? हाँ भाई आया था, तभी तो कह रहा हूं पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आरएस प्री क्या मैन तक काम आ जाएगा। हो गई बात? यहां से हो जाए इसका स्क्रीनशॉट और थोड़ा सा ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलूं, आगे सुनना। अभी तो बातें लिंक करते चलना। यहां पर मैंने क्या लिखा है? इस मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम, ये काम आएगी आगे, बातें लिंक करते हुए चलेंगे। आगे देखो भाई, आगे बढ़े। आगे क्या आ जाता है? यही अपना राजस्थान का एक छोटा सा दोबारा से मैप बना लें। और मैप आप लोग भी बनाते रहना, क्योंकि ज्योग्राफी में जिसको पढ़ना है भाई उसको मजा बिना मैप के तो आएगा ही नहीं। कैसा भी बने लेकिन धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखो यहां पर यह मैंने बना दिया पश्चिमी मरुस्थल। अब इस पश्चिमी मरुस्थल में हम किसकी बात करते हैं? अरे वर्षा की बात करते हैं। किसकी? वर्षा की। तो पहली बात तो यहां से वर्षा के अंदर देखना भाई क्या हुआ। वर्षा की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल की ये पश्चिमी सीमा आ जाती है और यहां पर होती है 0 सेंटीमीटर वर्षा। यहां पर कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर चलते हैं इस वर्षा का औसत बढ़ता है और इस पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर वर्षा कितनी हो जाती है? 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है? 50 सेंटीमीटर। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि इस पश्चिमी मरुस्थल की पश्चिमी सीमा पर 0 सेंटीमीटर है और पूर्वी सीमा की बात करें यहां पर 50। इसका मतलब सामान्यतः 0 से 50 के बीच में होती है। तो यहां से वर्षा के अंदर पहला तो आएगा वर्षा कितनी होती है? तो 20 से 50 सेंटीमीटर। औसतन पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर। अगली बात यहां से क्या आ जाती है भाई? एक याद रखना, इस वर्षा का औसत, ये लाइन जो लिख रहा हूं ये तथ्यों के साथ पूछ लेते हैं कि सर इनमें से कौन सा तथ्य सही है या गलत है। पूछा जाए कि वर्षा का जो औसत है, ये वर्षा का औसत पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है मेरे भाई? बढ़ता है। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। और वर्षा कितनी? 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगली चीज देखो, जहां पर वर्षा 0 सेंटीमीटर होगी यहां पर वनस्पति पाई जाएगी क्या? ना। तो यहां पे क्षेत्र कैसा हो जाएगा? वनस्पति विहीन। और मेरे भाई यहां पर वनस्पति विहीन एक गांव आता है जिसका नाम कौन सा है? समगांव। ये कहां पर है? जैसलमेर में। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा के ऊपर एक गांव आता है जिसका नाम है समगांव। कैसा है ये? वनस्पति विहीन गांव है। क्या? ये वनस्पति विहीन गांव है। और इस समगांव की एक विशेषता और याद रखना, इसी समगांव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का
थंडरबोल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। इस समगांव को क्या कहा जाता है? राजस्थान का थंडरबोल्ट कहा जाता है। अब सर इसके साथ कैसे जोड़ें? आगे चीज जोड़नी है क्या? अगली हम बात करें यहां पर कृषि की बात करें। किसकी बात करें? पहले हम अर्थव्यवस्था की बात करें। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सर ये जो पश्चिमी मरुस्थल है यहां पे जो लोग निवास करते हैं, क्या यहां पे जो लोग निवास करते हैं, हाँ 2 भागों में बांटेंगे बेटा, टॉप चिंता मत करो, अभी इसका विभाजन नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिक्स ही बता रहा हूं। 2 भागों में भी बांटेंगे। आ जाओ, किसकी बात करें भाई? यहां पर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? यहां पे जो लोग निवास करते हैं उनके रोजगार का साधन क्या है, उनके रोजगार के साधन की यहां पर बात की जाती है। तो सामान्यतः इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर या तो पशुपालन या कृषि के जो कार्य होते हैं, लोग इनमें संलग्न हैं। और आपने कहीं ना कहीं पशु संपदा का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संपदा कहां पाया जाता है मेरे भाई? तो आपको पता होगा कहां पर? बाड़मेर के अंदर। सर पीला फंगस आ गया, अब आगे क्या होगा? अगली बार रेड फंगस आएगा, उसके बाद येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर पर्पल आएगा। आगे क्या होगा? आगे तो भाई ऊपर वाला ही जाने। अपने को पता होता तो काम चल ही जाता, मैं तो आगे के हिसाब से काम कर ला। तेरे को पता होना नेमाराम तो बेटा मुझे भी बता देना, ठीक है? चलो जी, तो यहाँ के पश्चिमी मरुस्थल के लोगों की अर्थव्यवस्था का साधन क्या है? पशुपालन और कृषि कार्य। और इसको हम लोग किसके साथ जोड़ सकते हैं? हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर बाड़मेर के अंदर। कहां पर? बाड़मेर की यहां पर बात की जाती है। तो चलो आज सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। क्या आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे क्योंकि अपना समय हो गया, और कल इसके बाद आगे यहाँ की कृषि की बात करेंगे, यहाँ की वनस्पति की बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थल का विभाजन 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर, और उसके बाद चर्चा करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के ऊपर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।